हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। बिहार रिजल्ट टारगेट ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज एक बार फिर से आप सभी के बिहार डीएलएड सीबीटी बेस एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 के लिए साइंस में बायोलॉजी के सिलेबस पर आधारित टॉप 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर के आ गया हूं, जो कि दोस्तों बायोलॉजी के सिलेबस आनुवांशिकी एवं जैव विकास से संबंधित है। आज का जो क्लास है छठे दिन का क्लास है इस पीडीएफ से, ठीक है। पाँचवें दिन का पार्ट 5 का क्लास ऑलरेडी हो चुका है कल ही, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप सभी से हम एक महत्वपूर्ण सूचना के तौर पे बता रहा हूँ, जो स्टूडेंट कल वाले क्लास नहीं किए थे पार्ट 5 का, उनके लिए वो वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप लोग जो है ये पार्ट 6 वाले क्लास देखने के तुरंत बाद वो क्लास कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों पार्ट 5 वाले क्लास में जितने भी प्रश्न बताए थे टॉप 30 प्रश्न, टोटल A to Z प्रश्न इम्पोर्टेंट है। जो कल वाले क्लास देखे थे आप लोग कमेंट्स में जरूर आज भी बताइएगा कि कैसा था कल वाला क्लास। बाकी चलिए आज की पार्ट 6 वाले क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे भी जो भी प्रश्न बताएंगे टोटल टॉप लेवल का प्रश्न है। चलिए आज की इस महत्वपूर्ण सेशन को शुरू करते हैं। इससे पहले जान लीजिए, अगर आप लोग पहली बार बिहार रिजल्ट टारगेट ऑनलाइन क्लासेस पे आए हैं अपने डीएलएड की महत्वपूर्ण तैयारी को लेकर के, तो आप लोग जो है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उनको भी आप लोग ज्वाइन कीजिए, ताकि हम जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो अपलोड करें उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए पार्ट 2 वाली क्लास में आप लोग पहला प्रश्न है, यहाँ पे आप लोग देखिए, कह रहा मनुष्य की एक कोशिका में कायिक गुणसूत्रों की संख्या होती है। कह रहा मनुष्य की एक कोशिका में, ठीक है, कायिक गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, ठीक है। ऑप्शन ए में 46, बी में 44, सी में 23 और डी में 22। तो आप लोग याद रखिएगा, मनुष्य के जो एक कोशिका में जो कायिक गुणसूत्रों की संख्या होती है दोस्तों, कायिक गुणसूत्रों की जो संख्या होती है उनकी संख्या होती है दोस्तों 44, ठीक है। कायिक गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 44 होती है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए एक जो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस से KF2 फेनोटाइप का अनुपात है, ठीक है। मेंडल द्वारा जो अध्ययन किया गया था, ठीक है, मेंडल द्वारा जो अध्ययन किया गया था उसमें जो है एक मोनो हाइब्रिड क्रॉस KF2 फेनोटाइप, ठीक है, एक मोनो हाइब्रिड। आप लोग इस प्रश्न को गौर से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। आप लोग जो है आज की क्लास को एक सेकेंड के लिए भी आप लोग स्किप मत कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। मेंडल द्वारा जो अध्ययन किया गया था एक मोनो हाइब्रिड क्रॉस KF2 फेनोटाइप का अनुपात कितना था, ठीक है, आप लोग को बताना है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में जो है 4:1 है, ऑप्शन बी में 1:1 है, ऑप्शन सी में 2:1 है, ऑप्शन सी में 3:1 है। तो आप लोग को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, जो स्टूडेंट जानते हैं। इस प्रश्न को आप लोग 100% अपने दिमाग में रजिस्टर कर लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आनुवांशिकी एवं जैव विकास से संबंधित आपके सिलेबस का ही ये चैप्टर है। हो सकता है कि ये प्रश्न आपको पूछ दे, ठीक है। तो देखिए आप लोग याद रखिएगा, जब भी पूछेगा आपको मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस KF2 फेनोटाइप का अनुपात कितना है, तो आप लोग याद रखिएगा 3:1 है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा 3:1 है, ठीक है। आप सभी याद कर लीजिए 3:1 है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। मनुष्य में करा है, अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न आता है, मनुष्य में ऑटोसोम के कितने जोड़े होते हैं, ठीक है। मनुष्य में ऑटोसोम के डैश जोड़े होते हैं। ऑप्शन ए में 23, बी में 18, सी में 21 और डी में 22, ठीक है। मनुष्य में ऑटोसोम की कितने जोड़े होते हैं, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, मनुष्य में ऑटोसोम की जो पूर्ण जोड़ा होता है वो 22 होती है, ठीक है। मनुष्य में ऑटोसोम की जोड़ा कितने होती है? 22 होते हैं, ठीक है। आप लोग याद रखिए। और कायिक गुणसूत्रों की कितनी संख्या कितने होते हैं? 44 होते हैं, ठीक है। कायिक गुणसूत्रों की एक कोशिका के कायिक गुणसूत्रों की संख्या 44 होते हैं। लेकिन अगर ऑटोसोम की बात करें तो मनुष्य में जो ऑटोसोम की कितने जोड़े होते हैं? 22 जोड़े होते हैं, ठीक है। और इसी को हम लोग एक कायिक कोशिका बोलते हैं, नहीं 44, ठीक है। तो आप लोग याद रखिए, मनुष्य में ऑटोसोम के एक जोड़े, ठीक है। मनुष्य के ऑटोसोम में कितने जोड़े होते हैं? तो आप सभी याद रखिएगा, मनुष्य के ऑटोसोम में कितने? तो 22 जोड़े होते हैं, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ पे 20 नंबर का, कोशिका विभाजन के समय केंद्रक के अंदर दृश्यमान डीएनए थ्रेड है, ठीक है। जब कोशिका विभाजन होता है तो उसके समय का यहाँ पे बात कर रहा है, ठीक है। कोशिका विभाजन के समय केंद्रक के अंदर जो दृश्यमान होता है, ठीक है, केंद्रक के अंदर जो दृश्यमान डीएनए थ्रेड है वो कौन है? ऑप्शन ए में गुणसूत्र, बी में जो है स्पिंडल फाइबर, सी में है तारक केंद्र और डी में है तारक, ठीक है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आप लोग जरूर से जरूर बताइए इनका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। जिस समय कोशिका विभाजन होता है उस समय केंद्रक के अंदर जो दृश्यमान डीएनए थ्रेड होता है वो क्या होता है? तो आप लोग याद रखिएगा, उसको हम लोग जो है दोस्तों गुणसूत्र बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग गुणसूत्र बोलते हैं, ठीक है। याद कर लीजिएगा इसको जरूर से जरूर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट को हमारे बनाए गए पीडीएफ चाहिए, डीएलएड सिलेबस पर आधारित जो पीडीएफ मेरे द्वारा बनाए गए हैं, अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए जिससे हम क्लास ले रहे हैं, अगर आप लोग को ये वाला पीडीएफ चाहिए तो आपको जो स्क्रीन पर मेरा नंबर दिखाई दे रहे हैं पीडीएफ के लिए कांटेक्ट करें, तो उस नंबर पे आप लोग जरूर मैसेज कीजिए, पीडीएफ लिखकर सेंड कीजिए जिसको चाहिए। वहाँ पे हम आप सभी को 4 सब्जेक्ट का पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे। 4 सब्जेक्ट में कौन कौन रहेगा आप लोग समझ सकते हैं। वहाँ पे आपको हिंदी का देंगे, हम सोशल साइंस का देंगे, साइंस का देंगे, ठीक है। और उसके बाद उसमें हम आपको जो है रीजनिंग भी आपको शामिल रहेगा, उसमें रीजनिंग का क्लास लिया जाएगा और जीके का भी इंपॉर्टेंट प्रश्न उसमें आपको रहेगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास की ओर बढ़ते हैं। कोशिका चक्र की किस प्रावस्था में डीएनए का संश्लेषण होता है, ठीक है। कोशिका चक्र की किस प्रावस्था में डीएनए का संश्लेषण होता है, ठीक है। आप देखिए G1 प्रावस्था, S प्रावस्था, M प्रावस्था और G2 प्रावस्था। आपको इस प्रावस्था के बारे में हम आप सभी को बताएंगे। G1 प्रावस्था क्या होता है, G2 प्रावस्था क्या होता है, M प्रावस्था क्या होता है और जो है S प्रावस्था क्या होता है, ठीक है। तो आप लोग जो है आप लोग को ये वाला क्लास बहुत ही जल्द मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी आप लोग को बताना है कि कोशिका चक्र के किस प्रावस्था में डीएनए का संश्लेषण होता है, ठीक है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन आप लोग बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं। G1 प्रावस्था, S प्रावस्था, M प्रावस्था और G2 प्रावस्था। तो आप में से सभी स्टूडेंट याद कर लीजिए, जब भी पूछेगा कोशिका चक्र की एक प्रावस्था में डीएनए का संश्लेषण होता है तो आप लोग याद रखिएगा S प्रावस्था में, ठीक है, S प्रावस्था में। आप सभी याद कर लीजिए इस प्रश्न को, S प्रावस्था में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 22 नंबर में, प्रत्येक जीव की संरचनात्मक इकाई को क्या बोलते हैं? उत्तक, अंग, कोशिका, अंग तंत्र, ठीक है। जितने भी जीव है उनके संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिका बोलते हैं, ठीक है। उनकी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम लोग कोशिका बोलते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं आप लोग। पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पादप कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है, ठीक है। देखिए प्लेस्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, सेंट्रोसोम, ठीक है। पादप कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? केंद्रक भी पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है, प्लेस्टिड भी पाया जाता है। आप सभी जानते हैं, इस सब के बारे में आप लोग विशेष रूप से अध्ययन भी किए होंगे, ठीक है। मैं ऐसा करता हूं, आप लोग जानते होंगे इनके बारे में। लेकिन जो सेंट्रोसोम होता है, ये सेंट्रोसोम जो होता है ये पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज को हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों आप में से बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि बिहार डीएलएड सीबीटी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बट आप लोग की तैयारी बहुत ही कमजोर है। आप लोग एक अच्छी गाइड की तलाश में है जो कि आपके डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में अच्छी सफलता दिला सके। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम आप सभी के लिए बहुत ही बेस्ट स्टडी गाइड लेकर के आ गए हैं दोस्तों, चक्षु का, ठीक है दोस्तों। अगर आप लोग अपने डीएलएड सीबीटी एंट्रेंस एग्जाम में बेहतरीन सफलता चाहते हैं तो आप लोग चक्षु प्रकाशन के एक गाइड जरूर खरीद लीजिएगा दोस्तों। अगर आप लोग ये गाइड खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, इस गाइड का लिंक दिया हुआ है जो कि आप लोग जो है अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या किसी भी अदर प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी इसको आप परचेज कर सकते हैं। इसमें आपका जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी प्रश्न इसमें आपको दर्शाए गए हैं जो कि आपको सफलता दिलाने में 110% आपका हेल्प करेगा, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग वेट मत कीजिए, अभी ही जाके ये बुक खरीद लीजिए। बहुत ही बेस्ट स्टडी गाइड है, यहाँ तक कि इस गाइड का उपयोग हम भी करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जाके आप लोग जो है इस गाइड को जल्दी खरीद लीजिए। धन्यवाद। नेक्स्ट प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है, 24 नंबर में आप लोग देख सकते हैं। कह रहा है क्लोरोफिल युक्त जो प्लेस्टिड क्या कहलाते हैं?
जो क्लोरोफिल युक्त प्लास्टिड होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए में क्रोमोप्लास्ट, बी में क्लोरोप्लास्ट, सी में ल्यूकोप्लास्ट और डी में एमाइलोप्लास्ट, ठीक है। आप लोग बताइए क्लोरोफिल युक्त जो प्लास्टिड होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो देखिए क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट और एमाइलो, ठीक है, एमाइलोप्लास्ट। तो आप सभी याद रखिएगा, जैसे ही आपको पूछेगा क्लोरोफिल युक्त प्लास्टिड को क्या बोलते हैं तो आप सभी याद रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है क्लोरोप्लास्ट, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। देखिए सर्वप्रथम जीवित कोशिका अवलोकन किसने किया था, रॉबर्ट हुक, ल्यूवेनहॉक, ल्यू पास्चर और रॉबर्ट कोच। तो आप लोग याद रखिए सर्वप्रथम अगर जीवित कोशिका का जो अवलोकन किया था तो ल्यूवेनहॉक ही ने किया था, ठीक है, ल्यूवेनहॉक। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न भी आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से टोटल A to Z आपके सिलेबस पर आधारित प्रश्न है, ठीक है। पीडीएफ वाला जो भी स्टूडेंट है सभी स्टूडेंट के से आप अनुरोध करते हैं कि अगर आप लोग डीएलएड सीबीटी में अगर आप लोग अच्छी सफलता पाना चाहते हैं तो बिहार जल से एक पीडीएफ लेकर के आप लोग जो है ना 4 सब्जेक्ट की पीडीएफ लेकर आप लोग तैयारी कीजिए, बहुत ही अच्छा आपको सफलता मिलेगा। आपको 80% तक जो है प्रश्न आपको मेरे पीडीएफ से ही आपको टकराएगा, ठीक है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, ठीक है, तंत्रिका कोशिका, लाल रक्त कोशिकाओं, ठीक है, सफेद रक्त कोशिकाएं और जो एंट्रिकल गिलियाल सेल, ठीक है, एंट्रिकल गिलियाल सेल। तो आप लोग याद रखिएगा जो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है वो तंत्रिका कोशिका, ठीक है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका को हम लोग तंत्रिका कोशिका बोलते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कोशिका में राइबोसोम का क्या है, तो देखिए प्रोटीन संश्लेषण, न्यूक्लिक अम्ल का अपघटन, कोशिका को स्फीत बनाए रखना, खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण, ठीक है। तो आप सभी याद रखिए कोशिका में जो राइबोसोम का कार्य है वो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य है। कोशिका में राइबोसोम का कार्य क्या है, प्रोटीन संश्लेषण का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे बोल रहे हैं कि 1965 में कोशिका की खोज किसने की थी। 1965 में जो कोशिका की सर्वप्रथम खोज किसने की थी, ठीक है। जब किसी को पता नहीं था जीवाणु कोशिका के बारे में या फिर जो है जीवित कोशिका, किसी भी कोशिका के बारे में जब पता नहीं था तो सर्वप्रथम जो कोशिका का पता लगाया था वो कौन लगाया था। तो आप लोग याद रखिएगा रॉबर्ट हुक ने जो है 1965 में सर्वप्रथम सेल की खोज किया था, ठीक है। कोशिका का इंग्लिश होता है सेल। सर्वप्रथम जो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग जो है ना ऐसे प्रश्नों को आप लोग छोड़िएगा भी नहीं, सब कुछ A to Z प्रश्न को आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। टोटल कोशिका में वितरित होने वाले अणुओं के लिए प्राथमिक जो है पैकेजिंग एरिया का काम करने वाले अंग का नाम बताए, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कह रहा कोशिका में वितरित, और ऐसे ही प्रश्न आपको पूछे भी जाएंगे, ठीक है। आपको एग्जाम में जो आएंगे ऐसे ही प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। कह रहा कोशिका में वितरित होने वाले अणुओं के लिए प्राथमिक जो है पैकेजिंग एरिया का काम करने वाले अंग का नाम बताए। पैकेजिंग एरिया का काम करने वाले, ठीक है, प्राथमिक पैकेजिंग एरिया का काम करने वाले जो अंग है वो उनका नाम क्या है। जब अणु का क्या होता है, वितरण होता है, तो उसका नाम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, गोल्जी काय और रिक्टिका, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा इसका नाम है गोल्जी काय, ठीक है। जब कोशिका में वितरित होने वाले अणु जब कोशिका में जो अणु वितरित होता है तो उसमें प्राथमिक पैकेजिंग एरिया का जो काम करते हैं, ठीक है, उसका नाम है गोल्जी काय, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी के डीएलएड सीबीटी के लिए, ठीक है, और ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल सिद्ध होगा, ठीक है। कोशिका के सबसे बाहरी दीवार का नाम बताए, ठीक है। कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव केंद्रक झिल्ली, ये सब बीच में पाया जाता है, सभी बीच में पाया जाता है, लेकिन जो सबसे साइड वाले दीवार होते हैं, कोशिका के सबसे साइड वाले दीवार जो होते हैं, ठीक है, देखिए सबसे पहले इसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका के सबसे बाहरी दीवार को कोशिका झिल्ली बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए ब्लू-ग्रीन शैवाल होते हैं, ब्लू-ग्रीन शैवाल होते हैं, ठीक है। ब्लू-ग्रीन शैवाल कैसा होता है, ठीक है। देखिए प्रोकैरियोट्स और देखिए यूकैरियोट्स, और देखिए ए और बी दोनों, और न तो ए और न ही बी। तो देखिए ब्लू ग्रीन शैवाल जो होते हैं वो प्रोकैरियोट्स होते हैं, ठीक है, प्रोकैरियोट्स होते हैं, ठीक है। इसको हम लोग प्रोकैरियोटिस भी बोलते हैं, लेकिन प्रोकैरियोट्स इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं, ठीक है। चलिए आप लोग ये 32 नंबर का प्रश्न देख रहे हैं, ये कई एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, ठीक है। अब आपको पूछ सकता है कि कोशिका के किस कोशिकांग को, ठीक है, किस
कोशिकांग को आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कोशिका की किस कोशिकांग को जो है दोस्तों आत्मघाती थैली के नाम से जाना है। ठीक है, आप लोग बताइए। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ऑप्शन ए में माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ऑप्शन बी में लाइसोसोम, ऑप्शन सी में सेंट्रोसोम और ऑप्शन डी में है गोल्गी का। ठीक है, कोशिका की किस कोशिकांग को जो है आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग कमेंट्स में जरूर से जरूर बताइए कोशिका की किस कोशिकांग को जो है आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो आप लोग अपने दिमाग में अभी एडजस्ट कर लीजिए कि लाइसोसोम को कोशिका के आत्मघाती की थैली बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग कोशिका के आत्मघाती थैली बोलते हैं। ठीक है, लाइसोसोम को। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कोशिका किस कोशिकांग को जो है कोशिका का शक्ति गिरी कहते हैं। ठीक है, कोशिका के किस अंग को जो है कोशिका का शक्ति गिरी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप सभी के सामने 4 ऑप्शन है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, राइबोसोम है और केंद्रक है। ठीक है, 4 ऑप्शंस है। आप लोग बताइए कोशिका किस कोशिकांग को जो है कोशिका का शक्ति गिरी कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग जरूर जरूर कमेंट्स में बताइए। जो नहीं जानते हैं आप लोग अभी ही याद कर लीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका में जो कोशिका के पावर हाउस या फिर शक्ति गिरी के नाम से जानते हैं। पावर हाउस या फिर शक्ति गिरी के नाम से कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया को जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न आप लोग देख लीजिए, केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है, रॉबर्ट हुक, लीeuwenhoek और स्लाइडेन। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन से आप लोग जरूर जरूर बताइए केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, अगर आप लोग नहीं जानते तो आप लोग याद कर लीजिएगा, केंद्रक की खोज जो दोस्तों सर्वप्रथम जो दोस्तों रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने सर्वप्रथम केंद्रक की खोज किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देख रहे हैं, नेक्स्ट प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है। पादप कोशिका में केंद्रक किस भाग में स्थित होता है? ठीक है, पादप कोशिका में केंद्रक किस भाग में स्थित होता है? केंद्रीय, आधारीय, परिधीय और अग्रस्त। ठीक है, आप लोग बताइए कि पादप कोशिका में केंद्रक जो है किस भाग में स्थित होता है? तो आप लोग याद रखिएगा, आपको पूछ भी सकता है, तो आप लोग याद रखिएगा जो पादप कोशिका में जो केंद्रक होता है वो परिधीय भाग में पाया जाता है। ठीक है, परिधीय भाग में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी के डीएलएड सीबीटी के लिए। ठीक है, देखिए वैज्ञानिक की पार्टनर द्वारा खोजी गई कोशिकांग है। ठीक है, वैज्ञानिक की पार्टनर द्वारा जो खोजी गई कोशिका अंग है, ठीक है, वो कौन है? ठीक है, केंद्रक, अंतःप्रद्रवी जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक। ठीक है, आप लोग बताइए कि जो वैज्ञानिक की पार्टनर था उसके द्वारा जो खोजी गई कोशिकांग है वो कौन है? ठीक है, तो आप लोग बताइएगा इसमें कौन ऑप्शन सही है। ठीक है, केंद्रक, अंतःप्रद्रवी जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा जो की पार्टनर द्वारा जो खोजी गई कोशिकांग है, आप लोग याद रखिए अंतःप्रद्रवी जालिका। आपको ऐसे पूछ सकता है कि अंतःप्रद्रवी जालिका का खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो आप लोग याद रखिए की पार्टनर। ठीक है, चलिए अब देखिए सबसे बड़ी कोशिका क्या है? सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, मुर्गी का अंडा, पाइथन का अंडा, व्हेल का अंडा। ठीक है, अब आप लोग बताइए कि सबसे बड़ी कोशिका कौन है? सबसे बड़ी कोशिका आपको पूछ रहा है, सबसे यानी सब जितना जीव है सबसे बड़ा कोशिका किसमें होता है? ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है दोस्तों, शुतुरमुर्ग का जो अंडा है ये सबसे बड़ा कोशिका होता है। शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो सबसे जीव में सबसे बड़ा कोशिका होता है शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए, प्राणी में सबसे लंबी कोशिका है। ठीक है, प्राणी में सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका, पेशीय कोशिका, अस्थिल कोशिका और हृदय पेशीय। ठीक है, यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है, तंत्रिका कोशिका, पेशीय कोशिका, अस्थिल कोशिका और हृदय पेशियां। ठीक है, 4 ऑप्शन से आप लोग जरूर जरूर बताइए प्राणी में सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो आप लोग प्राणी की अगर बात करें तो प्राणी में सबसे लंबी कोशिका जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे तंत्रिका कोशिका है। ठीक है, प्राणी में सबसे लंबी कोशिका की बात करें तंत्रिका कोशिका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कोशिका के सुसाइड बेग के रूप में जाना जाता है? ठीक है, अब देखिए इस प्रश्न को आप लोग बोले थे कि सबसे पहले तो आपको बोले थे कि आत्मघाती। आपको इससे पहले जो प्रश्न बताए थे उसमें बताती कोशिका के किस अंग को कोशिका के आत्मघाती के थैली माना जाता है। ठीक है, तो आप लोग को हम बताए थे कि लाइसोसोम, लेकिन अभी आपको जो प्रश्न आया है वो पहला कोशिका के किस कोशिकांग को सुसाइड बेग के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आप लोग बताइए लाइसोसोम, उपकेंद्र, राइबोसोम और गोल्गी का कौन है? कोशिका के सुसाइड बेग के रूप में किसे जाना जाता है? 100% इंपोर्टेंट प्रश्न आपको पूछ सकता है कोशिका के सुसाइड बेग के रूप में किसे जाना जाता है? तो आप लोग देखिए कोशिका सुसाइड बेग के रूप में लाइसोसोम को ही जाना जाता है। आत्मघाती और आत्मघाती यानी खुद
खुद हत्या करना, ठीक है, इसी को आत्मघाती या फिर हम लोग सुसाइड बेग बोलते हैं, ठीक है, इसको हम लोग सुसाइड बेग बोलते हैं लाइसोसोम को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए, मानव शरीर के सबसे लंबी जीवन काल की वाली कोशिकाएं हैं। मानव शरीर में सबसे लंबी जीवन काल वाली कोशिकाएं कौन है? मस्तिष्क कोशिकाएं, ठीक है, मस्तिष्क कोशिकाएं, यकृत कोशिकाएं, पेशीय कोशिकाएं और हृदय की कोशिकाएं, ठीक है, हृदय कोशिकाएं। आप लोग बताइए कि मानव शरीर में सबसे लंबे दिनों तक जो चलने वाली कोशिका है वो कौन है, ठीक है। आप लोग बताइए, चार ऑप्शन से, मस्तिष्क कोशिकाएं, यकृत कोशिकाएं, पेशीय कोशिकाएं और हृदय की कोशिकाएं, ठीक है। आप लोग बताइए कौन है। तो यहाँ पे आप लोग अगर नहीं जानते हैं तो याद रखिएगा, हमारे शरीर में सबसे लंबे जीवन काल तक जो चलने वाली कोशिका है उसका नाम है दोस्तों मस्तिष्क कोशिका। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए, निम्न में से ग्लूकोज का मूलानुपाती कौन है, ठीक है, ग्लूकोज का मूलानुपाती। अगर आप लोग को हम ग्लूकोज का सूत्र बोले तो आप लोग बोलिएगा कि C6H12, ठीक है, C6H12O6। लेकिन अगर आपको बोलेगा ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र कौन है तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है CH3COOH, ठीक है, और एथाइल अल्कोहल। तो यहाँ पे देखिए C6H12O6 है, ये तो ग्लूकोज का हो गया। लेकिन यहाँ पे CH2O और देखिए CH3H2O, इसमें कौन है? तो आप लोग बताइए कोशिका के मूलानुपात सूत्र। आप लोग कोशिका के जैसे ही मूलानुपात सूत्र बोले तो आप लोग याद किया कोशिका के मूलानुपात जो सूत्र होता है CH2O होता है, ठीक है, CH2O कोशिका के मूलानुपाती सूत्र होता है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है और ये आपके डीएलएड सीबीटी के दृष्टि से बहुत ही अच्छा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, शुष्क बर्फ कौन है? शुष्क बर्फ, जिसको हम लोग शुष्क बर्फ से नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन है में नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को हम लोग शुष्क बर्फ के रूप में जानते हैं। आप लोग इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो देखिए इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो आप लोग याद रखिएगा 9.1 गुना, ठीक है, 9.1 गुना 10⁻−31 kg होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कृत्रिम श्वसन में ऑक्सीजन के साथ प्रयोग की जाती है किसका? नाइट्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। तो आप लोग बताइए इसमें राइट आंसर क्या होगा? देखिए कृत्रिम श्वसन में जो ऑक्सीजन के साथ प्रयोग की जाती है वो हीलियम He का प्रयोग किया जाता है, हीलियम का। आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही टॉप लेवल का ये प्रश्न है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप सभी का, अभिक्रिया CuO प्लस H2 से, ठीक है, Cu प्लस H2, आप लोग जो है आप लोग पढ़े होंगे रेडॉक्स अभिक्रिया, ऑक्सीकरण और अपकरण, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है, ऑक्सीकरण एंड रिएक्शन आप लोग पढ़े होंगे। आप लोग ये केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर क्लास 10th में भी आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, बढ़िया से बेहतर से पढ़े होंगे। इसमें यहाँ पे देख लीजिए कह रहा है कि COO और प्लस H2 है, उससे जो बना है उससे क्या हुआ कि Cu प्लस H2O, ठीक है, कॉपर प्लस जल बना है। लेकिन देखिए कि ये कॉपर जो है, कॉपर अपना ऑक्सीजन खो चुका है, ठीक है, कॉपर का ऑक्सीजन खो चुका है। लेकिन ये हाइड्रोजन क्या है कि ऑक्सीजन ग्रहण कर चुका है। किसका ऑक्सीजन ग्रहण किया? तो ये कॉपर का ऑक्सीजन ग्रहण किया। किसका? तो कॉपर का ऑक्सीजन। तो जिस पदार्थ से ऑक्सीजन हटता है या फिर घटता है या फिर टूटता है उस पदार्थ में अपचयन की क्रिया होता है, ठीक है, ठीक है, यानी अपचयन की अभिक्रिया होता है, रिडक्शन होता है, ठीक है। और जिस पदार्थ में ऑक्सीजन जुटता है उसको हम लोग ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए हाइड्रोजन में क्या हुआ कि H2 में क्या हुआ, यहाँ पे जो H2 है, ठीक है दोस्तों, H2 में ऑक्सीजन जुटा है तब ना यहाँ पे जल बना है, और कॉपर से ऑक्सीजन हट गया तब ना यहाँ पे सिर्फ कॉपर बचा है। तो ये कौन सा अभिक्रिया हुआ, ठीक है, सेम यही अपनी कौन से कथन सत्य है? तो सबसे पहले तो कॉपर का अपकरण हुआ है, ठीक है, कॉपर से ऑक्सीजन हटा है। तो जिस पदार्थ से ऑक्सीजन हटा है तो उसको हम लोग हिंदी में अपचयन बोलते हैं, ठीक है, उसको हम लोग हिंदी में अपचयन बोलते हैं। और जिस पदार्थ में ऑक्सीजन जुटा है उसको हम लोग उपचयन बोलते हैं, ठीक है, उपचयन बोलते हैं। तो देखिए किस पदार्थ में, तो H2 में ऑक्सीजन जुटा है तो H2 का क्या हुआ, उपचयन हुआ, और Cu का क्या हुआ, अपचयन हुआ। तो अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन का अपचयन, तो हाइड्रोजन का अपचयन हुआ, अर्थात हाइड्रोजन में ऑक्सीजन पहले से था नहीं था, तो ये हाइड्रोजन का ऑप्शन कॉपर का ऑक्सीकरण, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। कॉपर व हाइड्रोजन दोनों का अपचयन, ये भी बिल्कुल गलत है। अब देखिए कॉपर का अपचयन, तो कॉपर का क्या हुआ, अपचयन हुआ, और हाइड्रोजन यानी H2 का क्या हुआ, ऑक्सीकरण यानी उपचयन हुआ। तो ये क्या हुआ, ऑप्शन नंबर यहाँ पे C करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है, आप लोग ऐसे याद रखिएगा।
कह रहा मोमबत्ती के जलने पर प्रक्रम में शामिल है केवल भौतिक अभिक्रियाएं, केवल रासायनिक अभिक्रियाएं, भौतिक और रासायनिक दोनों अभिक्रियाएं, केवल जो है रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, जो मोमबत्ती के जलता है उसमें प्रक्रम जो शामिल है वो भौतिक और रासायनिक दोनों परिक्रम शामिल है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, लेवासियो को कहा जाता है। ठीक है, आप लोग याद रखिए, रसायन विज्ञान का जो जनक है वो लेवासियो को कहा जाता है। ठीक है, लेवासियो को कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जो कि लास्ट ही 2-3 प्रश्न आप ही बचा है, दूध का जमना। ठीक है, दूध का जमना कैसा परिवर्तन है, तो भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन और रासायनिक अभिक्रिया है। तो दूध का जो जलना होता है वो मुख्य रूप से जो होता है दोस्तों, वो यहाँ पे मुख्य रूप से ए में क्या हुआ कि दूध का जमना ये भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, भौतिक और रासायनिक दोनों कारण से दूध जम सकता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपसे भी कहा, वे अभिक्रियाएं जिनमें पदार्थ का ऑक्सीजन या फिर विद्युत ऋणी तत्वों उसके संयोग करता है क्या कहलाते हैं। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, इसको हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया करते हैं। जिस पदार्थ में क्या होता है, या तो उस पदार्थ में क्या होता है कि ऑक्सीजन, यानी जिनमें ये अभिक्रिया में ऑक्सीजन या विद्युत ऋणी तत्वों से संयोग करता है। ठीक है, जो जिसमें विद्युत ऋणात्मक मात्रा में पाया जाता है उससे संयोग करता है। ठीक है, तो उस क्रिया को हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, लास्ट प्रश्न आप सभी का, निम्न में से रासायनिक परिवर्तन कौन है। ठीक है, कांच का टूटना, पानी का जमना, लोहे पर जंग लगना और पानी में शक्कर का घुलना, तो इनमें कौन रासायनिक परिवर्तन। तो देखिए, लोहे में जंग लगना क्या एक तरह से रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप सभी को बहुत ही ज्यादा प्रश्न बता दिए, 30 से भी ज्यादा प्रश्न बता दिए। तो आज तक के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग जो है, आशा करता हूँ आप लोग टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद।